बच्चों जैसा कि कल हम लोगों ने आपके 4 स्टेंजा, ये जो पोएट्री के आपके 4 स्टेंजा वो पढ़ लिए थे हम लोगों ने, और जिसके बाकी बचे 2 स्टेंजा जो आज पढ़े जाएंगे। उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, आपको ईजिली जो एक सारांश हो। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि सेंट्रल आइडिया एक सारांश होता है लेसन का। जैसे जो लेसन मैं कह रहा हूँ, सॉरी, जो पोएम होती है पोएम का सारांश होता है। सारांश एक टाइप से आप समझो कि जो एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और उसी को मिला जुला के वो बनता है ऐसे आपका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो आपके 2 स्टेंजा बचे हुए हैं उनको पहले हम लिखेंगे। ठीक है, और जैसा कि जो इंग्लिश पोएट्री पढ़ी जा रही है यहाँ पर क्लास 12th की यूपी बोर्ड की, ठीक है, उसका जो पोएम पहले आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, और इसका आज कौन सा है, आज इसका है पार्ट 2। ठीक, तो बिना समय गंवाए देखते हैं आगे इसमें पोएम में क्या दिया गया है और कौन से स्टेंजा दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसमें कि फर्स्ट स्टेंजा कौन सा है। और देखिए फर्स्ट स्टेंजा को देखने से पहले देखिए जो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है, वो है सर हेनरी वॉटन। कौन है, सर हेनरी वॉटन। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आपको जो जैसे आपको लेसन दिए जाते हैं तो उनके जो राइटर होते हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, जो आपको पोएम दी जाती है उसके जो पोएट होते हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये नाम आपको रेफरेंस लिखने में बहुत फ़ायदा करते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं ये नाम। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी नंबर ये दिला देते हैं। ठीक है, अगर आप इनको नहीं याद करोगे तो आपको सीधे सीधे 5 नंबर चले जाएंगे, फिर आपको एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो 1 नंबर 2 नंबर बस। लेकिन अगर आपका रेफरेंस गलत है तो फिर एक्सप्लेनेशन में आपको नंबर मिलने के कोई चांस नहीं होते हैं। आपको नंबर तभी एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं क्योंकि आप कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन चाहे कितना भी सही लिखते हैं, लेकिन अगर आपका रेफरेंस गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इस वजह से आपको सिर्फ अपना रेफरेंस सही करना है। और रेफरेंस कैसे सही होगा, लेसन के नाम, राइटर के नाम और पोएम के नाम और पोएट के नाम, ये मैं आपसे बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखते हैं हम अपनी पोएम क्या है, स्टेंजा। देखिए स्टेंजा है आपका, चलिए यहाँ से ले लेता हूँ पहले मैं ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, क्या है आपकी पोएम की, हु गॉड डेथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु गॉड डेथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु आप जानते हो, गॉड आप जानते हो, डेथ DOTH डेथ जो भी है। ठीक है, डेथ यहाँ पर आ गया आपका। देखिए तो ये डेथ आपका लिखा हुआ, आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, इसको अगर आप इसको डेथ पढ़ेंगे तो आप यहाँ से इसका मतलब नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप अगर इसको डज पढ़ने लगे क्योंकि ये डज ही लिखा गया है। ठीक है, इसका ये जो डेथ लिखा है लेकिन उसका जो हम मतलब निकालेंगे तो ये डज इसका होता है, इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है डज यानी करता है। क्या मीनिंग होती है, डज यानी करता है। लेट एंड अर्ली प्रे, लेट एंड अर्ली का मतलब क्या होता है, देखिए जो आपका ये आपका सेंटेंस, क्या ये आपकी जो मीनिंग दी गई कि लेट एंड अर्ली प्रे, तो प्रे मीन्स तो प्रार्थना हो गई, वो तो आपके समझ में आ गया। लेकिन लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली का मतलब होता है देर सवेर, देर सवेर। लेट एंड अर्ली का मतलब है देर सवेर। ठीक है, देर सवेर या कभी भी। ठीक है, इसका ये मतलब होता है, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना। उसके बाद आगे की लाइन दी गई कि मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्रेस, ग्रेस क्या दी गई है आपको, देखिए ये ग्रेस की मीनिंग क्या होगी, ग्रेस की मीनिंग होती है आपकी ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय गुण। ग्रेस की मीनिंग क्या होगी, ईश्वरीय गुण, गॉडली गुडनेस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गिफ्ट्स। गिफ्ट्स होता है कि जैसे गिफ्ट कोई दिया जाता है, जैसे यहाँ पर जो गॉड, जैसे ये ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड मोर, ये गॉड के लिए लिखा गया है, तो इसमें जो भगवान के लिए, भगवान के द्वारा जो दिए गए सुख एवं आनंद होते हैं। ठीक है, जो ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस गिवन बाय गॉड है, तो ये गिफ्ट्स उनके लिए प्रयोग किया गया कि जो भगवान के द्वारा जो दिए जाते हैं सुख आनंद गिफ्ट्स। ठीक है, तो इसका ये मतलब है गिफ्ट का यहाँ पर। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, देखिए आगे हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। ठीक है, तो एंटरटेन्स क्या होता है, एंटरटेन्स आपका होता है आनंद लेता है। इंटरटेनमेंट सुना है ना, वही उसी के हिसाब से ये होता है, वही उसी की मीनिंग है ये एंटरटेन्स यानी आनंद लेता है। ठीक है, आनंद लेता है। उसके बाद आगे आपका लिखा है हार्मलेस डे। हार्मलेस डे क्या होता है, पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए। हार्मलेस डे, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए। हार्मलेस डे यानी बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं है, हार्मलेस डे।
यानी उस दिन कोई हार्म नहीं। कोई हार्म नहीं का मतलब है कि पूरे दिन बिना किसी को हानि पहुंचाए, यानी किसी को भी बिना हानि पहुंचाए, वो पूरा दिन क्या कहलाता है, हार्मलेस डे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, हानि पहुंचाए। आगे आपकी मीनिंग दी गई है विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड। ठीक है, तो वेल चूजन अच्छी तरह से चूज की हुई, अच्छी तरह से। ठीक है, ये जैसे बुक मीन्स किताब हो गई, फ्रेंड मीन्स मित्र। ये तो आपने मीनिंग देख ली यहाँ पर। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या निकलता है। तो ठीक है, सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। देखिए, कल मैंने जो आपको स्टेंजा पढ़ाया था उनमें मैं सब में आपको आगे लाइन लगा के बता रहा था कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। तो यहाँ पर किसी एक हैप्पी मैन, जिस कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, तो यहाँ पर एक हैप्पी मैन की बात की जा रही है, जो एक प्रसन्न व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो उसी के बारे में आगे ये आपको मैंने कल भी जो स्टेंजा बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी लाइन ये आपको आगे जोड़ के रखना है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो देर सवेर कभी भी, ठीक है, शाम सवेरे देर सवेर कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है। उसके बाद आगे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो भगवान की प्रार्थना है वो किस लिए करनी चाहिए, ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आगे क्या लिखा है, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन अर्थात किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसे अपना समय अच्छी पुस्तक पढ़ने, वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, देखो इसका पूरे का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, ना कि जीवन का आनंद लेने के लिए। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और उसके बाद देखिए, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ना कि आनंद लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका आगे क्या मतलब, ऐसे व्यक्ति को पूरे दिन अर्थात किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसे अपना समय अच्छी पुस्तक पढ़ने या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया जो आपका 5th स्टेंजा था, उसका ये अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। इसमें से मीनिंग 2-4 मीनिंग है, जिनको मीनिंग जरूर आप याद कर लीजिए। मीनिंग याद करने से क्या होता है आपको कि ये जो आपको स्टेंजा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसके जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगले स्टेंजा पे चलते हैं। तो आप देखते हैं अपना अगला स्टेंजा कि आपका अगला स्टेंजा क्या है। ठीक है, अगले स्टेंजा पे क्या है, देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। उसके बाद आगे क्या लिखा कि ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ठीक है, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ठीक है, अब इसमें देखते, इसमें जो ये मीनिंग दी गई सर्वाइल बैंड्स, तो सर्वाइल मीन्स क्या होता है, देखिए सर्वाइल मीन्स होता है दास्तापूर्ण। सर्वाइल मीन्स क्या होता है, दास्तापूर्ण। और यहाँ पर आपकी ये जो आपका जो बैंड्स लिखा हुआ, बैंड्स क्या होता है आपकी, ये होता है आपका बंधन। बैंड्स आपका क्या होता है, ये होता है आपका बंधन। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आएगी। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दास्तापूर्ण बंधन। उसके बाद आगे क्या दिया, देखिए, ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, फियर मीन्स डरना, राइज मीन्स उठना, फॉल मीन्स गिरना। ठीक है, ये मीनिंग आपको पता होंगे इनकी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर कोई कठिन शब्द नहीं है। ठीक है, तो राइज मीन्स उठना, फियर मीन्स डर, फॉल गिरना। ठीक है, लॉर्ड टू हिमसेल्फ, लॉर्ड टू हिमसेल्फ स्वयं, दो नॉट ऑफ लैंड्स। ठीक है, इसमें से कोई भी मीनिंग आपको बताने लायक नहीं कि इसमें से कोई भी मीनिंग आपको बताए, सिर्फ इसका मैं अर्थ आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, देखिए चलिए, अच्छा मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, क्योंकि ये राइज उठना और ये मीनिंग आपको सब पता होंगी कि मीनिंग, क्योंकि नॉर्मल से सिंपल मीनिंग, जो 2 मीनिंग आपको नहीं आ रही थी, जैसे ये आपको सर्वाइल हो गया और बैंड्स हो गया। तो बैंड्स मीन्स आपका बंधन और सर्वाइल मीन्स दास्तापूर्ण, ये मीनिंग है ना, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए अब ये स्टेंजा पढ़ लेते हैं हम लोग। तो स्टेंजा में क्या दिया गया, देखिए, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। ठीक है,
इसका अर्थ क्या होगा? एक सुखी मनुष्य सभी प्रकार के विचारों एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। एक सुखी मनुष्य, जो मनुष्य हैप्पी होता है, जो मनुष्य खुश होता है, या फिर जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? वो विचारों, सभी प्रकार के विचारों एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है, या जो उनके दासतापूर्ण जो बंधन होते हैं उनसे वो स्वतंत्र होता है। ठीक है। और उसमें इसका एक मतलब ये भी है कि वो उनका किसी का दास नहीं होता है, अर्थात उसे ना तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती और ना अवनति या असफलता का भय। दूसरी लाइन का आपका क्या मतलब है? ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, यानी कि उसको ना तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है, ठीक है, और ना ही उसे अवनति या असफलता का भय। ठीक है, उसे भय भी नहीं होता कि नहीं वो असफल हो जाएगा, या फिर उसे ज़्यादा खुशी भी नहीं होती कि नहीं वो सफल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रसन्न व्यक्ति के गुण हैं। उसके बाद आगे कहते हैं लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। वह भले ही धनी, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह भले ही धन या धरती का स्वामी न हो। क्या लिखा है इसमें? देखिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह भले ही धन या धरती का स्वामी ना हो, फिर भी वह अपना स्वामी होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, फिर भी वह अपना स्वामी होता है। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ निकलेगा दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह भले ही धरती या धन या धरती का स्वामी ना हो, फिर भी लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का स्वामी होता है। उसके बाद आगे आपकी क्या लाइन दी गई है? आगे लाइन दी गई एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्वतंत्र विचार, आत्मसम्मान एवं आत्मसंतोष ऐसे गुण हैं जो उसके जीवन को पूर्ण सुखी बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें दो मीनिंग थे, बाकी अर्थ मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सरल ये सिंपल अर्थ है इसका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, अर्थ आपका यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका बताऊंगा कि इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें देखेंगे आगे। देखिए, अर्थ यहाँ तक आपका पूरा हो गया। उसके बाद कल मैं आपको जो इसके रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं। इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया आगे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया इसका कैसे लिखते हैं। देखिए, आगे आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। देखिए, ये मैंने पहले से ही इसको यहाँ पर टाइप करवा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसको कि ये सेंट्रल आइडिया जो है आपका वो कैसे लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका दिए गए कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ डिडैक्टिक पोएम कंपोज्ड बाय सर हेनरी ओटन। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, देखिए, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ डिडैक्टिक पोएम। डिडैक्टिक पोएम, इसकी मीनिंग मैं भी आपको बताता हूँ क्या लिखा जाएगा। डिडैक्टिक पोएम कंपोज्ड बाय सर हेनरी ओटन। देखिए, ये यहाँ पर अगर आपको ये डिडैक्टिक लिखा है तो ये आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा कि ये सर ये मीनिंग तो मैंने आज तक कभी पहले मैंने सुनी नहीं है, तो ये मीनिंग कौन सी आ गई भाई यहाँ पर? देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिडैक्टिक को लिख सकते हैं हम एजुकेटिव। एजुकेटिव, और एजुकेटिव का मतलब क्या होता है? एजुकेटिव का मतलब होता है शिक्षाप्रद। ठीक है, एजुकेटिव का मतलब होता है यहाँ पर शिक्षाप्रद। तो यहाँ पर डिडैक्टिक का मतलब क्या होगा? डिडैक्टिक मतलब एजुकेटिव, और एजुकेटिव मतलब क्या होता है? शिक्षाप्रद। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ डिडैक्टिक पोएम कंपोज्ड बाय सर हेनरी ओटन। तो यहाँ पर एजुकेटिव जो आपका दिया गया है वो डिडैक्टिक का आप सिनोनिम समझ सकते हैं, या फिर इसका आप मतलब समझ सकते हैं कि ये जो डिडैक्टिक आपको दिया गया है ये एजुकेटिव दिया गया है यहाँ पर, इसका मतलब होता है शिक्षाप्रद पोएम। ठीक, कंपोज्ड बाय सर हेनरी ओटन, जो कि सर हेनरी ओटन के द्वारा रचित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अर्थ बताता हूँ। उसके बाद इन दिस पोएम द पोएट डिफाइंस द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन। डिफाइंस मीन्स डिफाइन करता है, यानी विस्तार से आपको बताता है, डिस्क्राइब करता है, जिसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं अर्थ समझा देता हूँ आपको सीधे, क्योंकि अर्थ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, देखिए, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ डिडैक्टिक पोएम कंपोज्ड बाय सर हेनरी ओटन। जो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ जो कविता है, जो पोएम है आपकी, वो एक शिक्षाप्रद कविता है जो कि सर हेनरी ओटन द्वारा रचित है, या फिर जो सर हेनरी ओटन द्वारा रची गई है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक शिक्षाप्रद कविता है जो कि सर हेनरी ओटन द्वारा रची गई है। इन दिस पोएम, आगे क्या दिया गया है आपका? आगे दिया गया है आपका कि इन दिस पोएम द पोएट डिफाइंस द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन। इन दिस पोएम, इस कविता में कवि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करता है। डिफाइंस मीन्स क्या होता है आपका? डिफाइंस मीन्स आपको होता है परिभाषित करना। ठीक है, डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, किसी चीज को परिभाषित करना। इन दिस पोएम द पोएट डिफाइंस द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन। इस कविता में कवि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करता है।
इसमें कवि बताता है कि जो वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो कैसा होता है और उसको कैसा होना चाहिए। ठीक है, इस बारे में कवि इस कविता में बताता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या लिखा है कि द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन शुड बी इंडिपेंडेंट। द पोएट सेज, कवि कहता है कि एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति, कवि सेज दैट अ हैप्पी मैन शुड बी इंडिपेंडेंट। कवि कहता है कि एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति को स्वतंत्र, ऑनेस्ट, ईमानदार एंड ट्रूथफुल और सच्चा होना चाहिए। कवि यहाँ पर क्या कहता है? कवि कहता है कि द पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। कवि कहता है कि एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति को स्वतंत्र, ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि ही शुड बी फ्री फ्रॉम जीलसी। ही शुड बी फ्री फ्रॉम जीलसी। जीलसी आपकी क्या होती है? देखिए, जो जीलसी होती है, ईर्ष्या जो आपकी होती है, तो ही शुड बी फ्री फ्रॉम जीलसी। उसे ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, उसे एकदम ईर्ष्या से मुक्त रहना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की। ठीक है, ईर्ष्या से उसे बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए। जीलसी, जीलसी यहाँ पर क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी ईर्ष्या। ठीक है, तो कभी कहता है कि उसे जो ट्रूली हैप्पी मैन या फिर जो एक प्रसन्न चित्त, जो वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, जो ट्रूली हैप्पी मैन होता है, उसको क्या होना चाहिए? ही शुड बी फ्री फ्रॉम जीलसी। उसे ईर्ष्या से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है? विल एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि विल एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज। ठीक है, जो चिंताएं होती हैं, जो विश्व की चिंताएं होती हैं, ढेर सारी चिंताएं होती हैं। ठीक है, और जो उसकी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं और चिंताओं से भी उसे मुक्त रहना चाहिए। ठीक है, उसे जो सांसारिक जो दुर्भावनाएं होती हैं, सांसारिक चिंताएं होती हैं, उनसे कभी क्या कहता है? जो ट्रूली हैप्पी मैन, जो एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, उसको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद आगे आपका क्या लिखा है? आगे आपका लिखा है कि ही शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटर्स। ही शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटर्स एंड र्यूमर्स। देखिए, ये क्या मतलब है? ही शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटर्स एंड र्यूमर्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसे चापलूसों तथा जो अफवाहें होती हैं, ठीक है, जो अफवाहें होती हैं, जैसे फ्लैटर्स मैंने क्या बताया था आपको? फ्लैटर्स मैंने आपको बताया था चापलूस। तो उसे चापलूसों से और जो र्यूमर्स, जो अफवाहें होती हैं, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। जो एक वास्तविक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है, उसे जो चिंताओं में पहले बता चुका हूँ कि विश्व की चिंताओं से उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन जो ये ही शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ फ्लैटर्स एंड र्यूमर्स, उसे अफवाहों से और चापलूसों से बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या लिखा है आपका आगे लिखा है कि ही शुड नाइट बी ओवरजॉयड। यहाँ पर ये ही शुड, शायद यहाँ पर ये शायद गलत लिख गया, ये यहाँ पर आपको जो होगा, ये आपको ये कहा यहाँ पर नॉट होगा, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया शायद। ठीक है, तो ही शुड नॉट बी ओवरजॉयड, ही शुड नॉट बी ओवरजॉयड इन हिज अचीवमेंट्स एंड डिसकॉन्सोलेट इन फेल्योर्स। देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ही शुड नॉट बी ओवरजॉयड इन हिज अचीवमेंट्स। उसे उपलब्धियों में अत्यधिक प्रसन्न, अचीवमेंट्स एंड डिसकॉन्सोलेट इन फेल्योर्स, और असफलताओं में निराश या दुखी नहीं होना चाहिए। उसे सफलता में, इसका देखिए सीधा सा मतलब यही है कि उपलब्धियों में उसे या फिर सफलता में उसे अत्यधिक प्रसन्न और असफलता में उसे निराश या दुखी नहीं होना चाहिए। आगे क्या लिखा है आपका? आगे लिखा है आपका कि ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। उसे स्वयं का स्वामी होना चाहिए। ठीक है, उसे स्वयं का स्वामी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसे आदेश दे या फिर ऑर्डर दे। ये चीज़ें मैं आपको अर्थ में मैंने समझाई थी, जब मैंने अर्थ की शुरुआत की थी आपको, जो मैंने मीनिंग और अर्थ बताना मैंने शुरू किया था, तब मैंने आपको इसमें बताया था। तो यहाँ पर लास्ट आपका जो दिया गया सेंटेंस क्या दिया गया? ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। उसे स्वयं का मास्टर होना चाहिए। ठीक है, स्वयं का मास्टर का मतलब उसे स्वयं का स्वामी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अर्थ यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और ये आपको सेंट्रल आइडिया भी पूरा समझ में आ गया। तो इस टाइप से एक सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। ये समझिए एक आपका सारांश होता है पूरी पोएम का, या फिर पूरी जो आपको पोएम होती है तो उसका ये एक छोटा सा सारांश होता है, जो कि सभी को जो अर्थ होता है, सभी का अर्थ मिला के ये फिर लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए, जो मैंने आपको पोएम के नाम, पोएट के नाम, ये मैं बार बार आपसे चिल्ला के बोलता हूँ कि पोएम के नाम और पोएट के नाम आप याद कर लीजिए, लेसन और राइटर के नाम, क्योंकि आप अगर उनको याद नहीं करेंगे तो फिर आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा बताइए, अगर आप नंबर नहीं ला पाए या फिर रेफरेंस आप सही नहीं लिख पाए, कॉन्टेस्ट नहीं लिख पाए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद देखिए, जो कल मैं आपको बताऊंगा, देखिए कल मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेस्ट कैसे लिखना है, और पोएम का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताऊंगा।
और हो सकता है कि कल जो पैराग्राफ रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन वो सब मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो पहले कल का देखते हैं कि कल रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन वो चीज़ें मैं कल आपको बताता हूँ। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आओ, समझ में आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी पढ़ सकें इससे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो आप उसको डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, या फिर किस चीज़ को मैं और ज़्यादा समझाऊँ अच्छे तरीके से, या किस चीज़ को मैं दोबारा समझाऊँ, या फिर क्या चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ। और ये सारी चीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए इसकी, जो सेंट्रल आइडिया लिखा गया है या फिर जो अर्थ लिखे गए या मीनिंग लिखी गई, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो वो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आप PDF ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये बिकम्स टॉपर सर्च करके आप टेलीग्राम पे, और वहाँ पर आप PDF ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सीधे DM कर सकते हैं, मुझे सीधे पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपके लिए किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय।